हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्वेता और आज हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो लेट्स गो। द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो है कॉन्ट्रैक्टम। कॉन्ट्रैक्टम एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ड्रॉन टुगेदर। सो इन सिंपल लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम व्हिच मीन ड्रॉन टुगेदर। The contract came into force on the first day of the September 1872। फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 में आया था फोर्स में, और ये 1872 का एक्ट नंबर 9 है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 बोला जाता है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी बोथ गिव अस राइट, दोनों अपन को राइट्स देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने के लिए। जो नेचर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वो कोडिफाइड है सब्सटेंटिव है। इलस्ट्रेटिव लॉ है, ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ है, राइट इन पर्सोना। इलस्ट्रेटिव लॉ यानी सेक्शन अपन को डिफाइन है सेकंड 3 4 5। So let's continue with section 2। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन है ये सारी की सारी डेफिनेशंस। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको कोई प्रपोजल देगा, ठीक है, आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस के अंदर कौन कौन होता है, प्रॉमिस ही होता है और एक प्रॉमिसर होता है, ठीक है, ये दोनों होते हैं। फिर इसके लिए कोई कंसिडरेशन देते हैं, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बन जाता है एग्रीमेंट, बन जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। और एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बना देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 2A के अंदर डिफाइन है प्रपोजल, सेक्शन 2B के अंदर डिफाइन है प्रॉमिस, सेक्शन 2C के अंदर डिफाइन है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, सेक्शन 2D के अंदर कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, कंसिडरेशन के अंदर डी आता है तो सेक्शन 2D। सेक्शन 2E के अंदर एग्रीमेंट, डबल ई आता है तो ई। सेक्शन 2F के अंदर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल अपन ऐसे ही तो लिखते हैं बाय टू, तो उससे रेसिप्रोकल एफ, इट्स लाइक एफ जैसा आ जाता है, टू में डिवाइड हो गया, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेक्शन 2G होता है वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2H होता है कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2I होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन D होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2A, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other to such or act or abstain, he is said to be make a proposal। कोई इंसान, पर्सन 1 पर्सन 2 को अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करवाने की या कुछ ना करवाने की, विथ अ व्यू कि वो ऐसा करेगा या नहीं होने देगा। इसका मतलब है कि पर्सन 1 पर्सन 2 को प्रपोजल दे। ओके। सेक्शन 2B, प्रोमी प्रॉमिस, सॉरी, सेक्शन 2B होता है प्रॉमिस। when one person when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। अगर पर्सन 2 उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टेड माना जाता है, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस हो जाता है। ओके। सेक्शन 2C, the person making the proposal is called promiser। प्रोमिसर, तो अब आप इसको SIR मान के चलो, सर, तो सर टॉप पे होते हैं, और जो प्रपोजल बनाता है वो ही है ना, कोई भी चेंजेस या कुछ ऐसे कर सकता है, तो मान लो बॉस के हिसाब से होता है तो इससे सर बोलते हैं अपन उसको, तो ऐसे प्रोमिसर याद रख लो आप, ठीक है। और जो द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल होता है प्रोमिसी, ठीक है। तो जो प्रपोजल दे रहा है वो गया प्रोमिसर, तो पर्सन 1 यहाँ पे है प्रोमिसर, तो पर्सन 2 यहाँ पे है प्रोमिसी। ओके, क्लियर, लेट्स गो। सेक्शन 2D, अब जो सेक्शन 2D होता है कॉन्स्टिट्यूशन।
ये डेफिनेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड। सबसे पहला पार्ट, एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस, कंसिडरेशन हमेशा डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर पे ही होगी, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट ये है, प्रॉमिसी या फिर कोई अनदर पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है, कि वो कंसिडरेशन दे रहा है, क्या तो इन फ्यूचर वो कुछ करेगा या उसने कुछ करा है या वो करेगा अभी प्रेजेंट में। तो कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, दो तीनों के हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे एक्ट, और ये इसकी थर्ड पार्ट हो गया, सच एवर एब्सटेंशन और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, ठीक है। डिफाइन हो गया। तो इसकी 3 कंसिडरेशन की डेफिनेशन आप 3 पार्ट से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 उसका ये है कि वो डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर होगा। सेकंड, कोई भी कर सकता है, क्या तो प्रॉमिस या कोई अनदर पर्सन भी दे सकता है कंसिडरेशन, ठीक है, कुछ करने के लिए या कुछ करा उसके लिए या कुछ करेगा उसके लिए, ठीक है, कोई एक्ट या कुछ ना करने के बाद होगा, ठीक है। सो दैट्स इट। सेक्शन 2E, सेक्शन 2E बोलता है एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट्स ऑफ प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अकेला प्रॉमिस नहीं, बहुत सारे प्रॉमिस भी फॉर्म करे कंसिडरेशन, मतलब कि प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है। सेक्शन 2F, reciprocal promises, ठीक है। Promises which form the consideration or the part of the consideration for each other are reciprocal promises। जैसे कि मान लो A पर्सन है और B पर्सन है, ए ने बोल दिया कि मैं ना आज झाड़ू लगाऊंगा तो उसके बदले में पोछा लगा देना। तो ए ने झाड़ू का वो दे दिया और बी ने पोछे का दे दिया, तो वो जब झाड़ू लगा देगा तब वो पोछा लगा देगा। तो एक तरह से प्रॉपर प्रॉमिस हो गया। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, जो एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं हो सकता लॉ के द्वारा वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्स हो जाता मतलब कि एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। सेक्शन 2I, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other parties। मान लो एक पार्टी है और एक बी पार्टी है, ठीक है। अब ए पार्टी ने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करके बी से कुछ काम करवा लिया, तो अब बी हैव द राइट कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है या उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब पर्सन के पास है कि वो उसको वॉइड डिक्लेयर करना चाहता है कि उसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट आगे इन फ्यूचर चलना चाहता है, तो ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पार्टी हैज द चॉइस, बट एज सेम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक टाइम था जब वो इन्फोर्सेबल थे, बट कोई कंडीशन हो गई, क्या तो लॉ चेंज हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो वो आगे जाके अपने आप ही वॉइड बन जाता है, ठीक है, ऐसा। सो लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर 1। चैप्टर 1 बोलता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक्सेप्टेंस को, रेवोकेशन को और प्रपोजल को, ठीक है। कम्युनिकेशन, acceptance and revocation of proposal. The communication of proposal, the acceptance of proposal, the revocation of proposal, and the acceptance, ठीक है, respectively are deemed to be made by an action or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intend to communicate such proposal, acceptance, revocation। कैसे होगा? सिंपल है, कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए जिससे कि लगे कि कम्युनिकेट हो रहा है एक्सेप्टेंस का,
रेवोकेशन का, प्रपोजल का। रेवोकेशन भी दो वे होती है। रेवोकेशन प्रपोजल का रेवोकेशन होता है, एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन होता है। तो ये कैसे कम्युनिकेट कर जाएंगे? कोई एक्ट या ओमिशन करा गया हो पार्टी के द्वारा, जो वो प्रपोजल दे रहे हैं या एक्सेप्टेंस दे रहा है या रिवोक कर रहा है, उनके द्वारा एक्ट या ओमिशन करा गया। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। जो वैलिड ऑफर है उसके एसेंशियल्स क्या है? पहली बात तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए। एक्सप्रेस यानी उसने एक्सप्रेस करा हो। इम्प्लाइड, जैसे इम्प्लाइड का एग्जांपल देती हूँ, आप शॉप में जाते हो, शॉप के अंदर जो टैग होता है वो एक इम्प्लाइड ऑफर होता है, ठीक है। फिर जब आप उसका आगे जाते हो तो वो ऑफर बन जाता है। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर होना चाहिए, मतलब ऑफर एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लाइड होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जब वैलिड ऑफर बना रहे हो तो उसके आपके इंटेंशन होने चाहिए कि आप लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए रेडी हो। सर्टेन होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए। एकदम सर्टेन होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, कि ये करना है, ये करवाना है, ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी बातें करिए, नहीं। कम्युनिकेट होना चाहिए, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है कि कम्युनिकेट होना ही चाहिए ऑफर। कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन भी बना सकता है प्रपोजल, ठीक है। कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, मतलब ज- अ, एक पार्टी के लिए भी हो सकता है या फिर पूरे ऐसे पार्टी के लिए हो सकता है। जैसे मार्केट में ऑफर दिया जाता है तो जनरल ऑफर होता है, सबके लिए होता है। स्पेसिफिक होता है या सिर्फ आपसे ही बनाया गया है, ठीक है। और जो आंसर कैन नॉट बी एन ऑफर, किसी चीज का आंसर ऑफर नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने पूछा, भैया आपने लौकी कितने भाव की दी, तो उसने बोला 20 रुपए किलो। तब उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ऑफर बना लिया है कि मैं वो लौकी ले ही रही हूँ, नहीं। मैंने सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने मेरे को भाव बताया कि 20 रुपए किलो है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ऑफर बन गया, नहीं। जब मैं बोलूंगी कि भैया मुझे दे दो, मुझे चाहिए, तो वो ऑफर बनेगा, आंसर नहीं होता कभी भी। टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे मान लो ए है पार्टी और बी है, तूने मुझे बोला, ए ने बी को बोला कि तू 20,000 में अपनी गाड़ी मुझे दे दे, बी ने बोला कि तू मेरी गाड़ी ले ले 20,000 में, तो ये एक क्रॉस ऑफर हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करता, इसलिए बाद में ए पार्टी क्या तो उसको एक वो भेज सकती है, या बी पार्टी उसको भेज सकती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। पहले अब अपन टाइप्स ऑफ ऑफर भी समझ लेते हैं। जनरल ऑफर क्या होता है? जो पब्लिक में करा जाए, पब्लिक एट लार्ज, मार्केट में करा जाए, ठीक है। जैसे बोला जाए कि सबके लिए ओपन होता है वो ऑफर, और ये स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप के लिए होता है स्पेसिफिक ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर थ्रू द कंडक्ट और सर्कमस्टेंसेस होता है। एक्सप्रेस्ड ऑफर बाय वर्ड और अदर स्पोकन और रिटन होता है। क्रॉस ऑफर मैंने अभी बताया था, आइडेंटिकल ऑफर मेड बाय टू पर्सन टू ईच अदर विदाउट नॉलेज ऑफ द अदर्स ऑफर। स्टैंडिंग और ओपन ऑफर होता है जो रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा पीरियड के लिए वो ओपन रहता है, ठीक है। काउंटर ऑफर होता है एन ऑफर मेड इन रिस्पॉन्स टू एन ओरिजिनल ऑफर विथ मॉडिफाइड टर्म। मतलब कि मैं ए हूँ, मैंने बी को कोई ऑफर दिया कि भैया तू ना मेरे को ना तेरा फ्लैट खरीदना है, 20K में मुझे तेरा फ्लैट खरीदना है। तो बी ने बोला कि ठीक है, 20K में तू मेरा फ्लैट खरीद ले, प्लस मेंटेनेंस का चार्ज भी तू मेरे को 10,000 रुपए दे। तो इसने इस ऑफर के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी है, तो ये एक काउंटर ऑफर हो गया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट केस तो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात वर्सेस पर, ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन के बारे में है। एक हस्बैंड होता है जो प्रॉमिस कर देता है अपनी वाइफ को कि वो पैसे देगा, ठीक है। फिर बाद में वो पैसे देना बंद कर देता है। मतलब इसके अंदर पूरा केस हिस्ट्री ऐसे होती है कि जो हस्बैंड होता है वो कहीं दूर चला जाता है, वाइफ वहीं रह जाती है क्योंकि उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है। तो हस्बैंड जाने से पहले उसको बोलता है कि मैं तुझे मंथली पैसे देता रहूंगा, पर वो देना बंद कर देता है। फिर वो कोर्ट के पास जाती है और फिर कोर्ट बोलता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था क्रिएट लीगल रिलेशन बनाने का, तो इसलिए वो इनफोर्सेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो उसने सिर्फ ऐसे बनाया था, उसके अंदर कोई उसकी लीगल इंटेंशन नहीं थी।
तो इसलिए वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा गया। ठीक है, लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरीधर। द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। जब आप प्रपोजल बना रहे हो तो जो जिसको बना रहे हो उसको पता होना चाहिए कि ये ऑफर है। जैसे एक सर्वेंट होता है जो अपना है ना नेफ्यू ढूंढ के देता है, मतलब एक औरत होती है, उसका बच्चा गुम हो जाता है, तो है ना वो अपने सर्वेंट को बोलती कि जा मेरा बच्चा ढूंढ के ला के दे। और फिर उसके जाने के बाद उसके पीछे से उसने ऑफर बना दिया कि जो मेरा बच्चा ढूंढ के देगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगी। अब इस ऑफर के बारे में लक्ष्मण शुक्ला को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ ऑफर बनाया है। बिना जाने भी उसने उसका बच्चा उसको लाके दे दिया। अब उसको बाद में पता चला कि इसने ऐसे रिवॉर्ड का ऑप्शन दिया है कि जो भी ढूंढ के देगा, तो वो अपना रिवॉर्ड मांगता है कि मैम मेरा रिवॉर्ड दो। बट अब इसके अंदर क्या हुआ था, उसने बाद में ऑफर बनाया था और इसको इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से देना चाहे तो दे सकते हैं, बट वो उसके लिए लायबल नहीं है देने के लिए। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर टू स्टेट द लोएस्ट प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, ए और बी होता है, मैंने बताया था ना। ए है ना बी से पूछता है कि तेरी प्रॉपर्टी की रेट कितनी है। ठीक है, फिर वो रेट बता देता है ए को कि इतनी है। फिर वो बोल देता है कि हाँ ठीक है ये रेट तो जमेगी। वो उसके बदले में कुछ भी जवाब नहीं देता। पर अब इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो बेचने के लिए राजी। उसने बताया ही नहीं कि वो बेचना भी चाहता है नहीं चाहता, उसने सिर्फ आंसर दिया था। ठीक है, ओनली उसने आंसर दिया था, तो वो एक ऑफर नहीं है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन करा। कार पोल एक स्मोक पोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, कंपनी एक है ना ऐड देती है कि जो भी मेरी दवाई लेगा और जो भी ठीक नहीं होगा इस दवाई से, उसको 100 यूरोपियन पाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसा वो ऐड दे देती है। तो एक औरत उसके पास, एक लेडी उनके पास आती है, वो उनकी दवाई लेती है बट वो ठीक नहीं होती, तो वो उस कंपनी को शू कर देती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो वो डिफेंस लेती है वो कंपनी कि हमने तो ऐसे ही ऑफर बनाया था, स्पेसिफिकली उसके साथ नहीं बनाया था। तो कोर्ट मना कर देता है कि नहीं, जर्नल ऑफर भी एक ऑफर होता है और आपको इसको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपने एक जर्नल ऑफर बनाया था वो ऐड देके। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अब इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। ए है ऑफर, प्रपोजल, ऑफर। अब ए लेटर दे देती है, ऑफर ऑफर देती है 1 तारीख को, 1 तारीख को ऑफर भेज देती है बी को। बी को रिसीव होता है 4 तारीख। ठीक है, अब 4 तारीख को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाती है क्योंकि वो ऑफ फ्री के नॉलेज में आ गई है, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन थी। जब ऑफ फ्री के नॉलेज में आ जाए ऑफर तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है ऑफर की। ठीक है, अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, अब लेटर उसको 4 को रिसीव हुआ तो उसने 6 को अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच करके ए को भेज दिया। ए को 10 तारीख को रिसीव हुआ, तो अब यहाँ पे जो ए है वो बाउंड हो गया इस ऑफर से 6 तारीख को। जब उसने बी ने लेटर उसको भेज दिया तो वो बाउंड हो गया। ठीक है, अब वो इस ऑफर से वापस बैक ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि वो बाउंड हो गया। और सेम ऐसे ही बी बाउंड हो जाता है 10 जनवरी को, क्योंकि अब इसके नॉलेज में आ चुका है इसकी एक्सेप्टेंस, तो अब बी बैक ऑफ नहीं कर सकता उस एक्सेप्टेंस से या उस ऑफर से, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जब तक इसकी नॉलेज में आज मतलब इसकी नॉलेज में आ जाए एक्सेप्टेंस तो ये बाउंड हो जाता है, और जब ये अपना लेट एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लेती है तो ये बाउंड हो जाता है। ठीक है, सेम यही मैंने ये लिखा। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, रिवॉक करना, कैंसिल कर देना ऑफर को। ठीक है, अब इधर लेटर इसने 1 तारीख को भेजा था, अब 1 तारीख को ऑफर का लेटर भेजा था, अब ये 2 तारीख को रेवोकेशन
का लेटर भेज रहा है, रेवोक करना है उसको ऑफर को, तो वो 2 को भेज रहा है। अब उसको 4 तारीख को रिसीव हुआ था मतलब ऑफर का लेटर, पर यहाँ पे उससे पहले ही 3 को ही उसको रेवोकेशन का लेटर रिसीव हो गया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाएगा। मतलब कि ऑफर आने से पहले ही रेवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर आ गया तो वो रिवोक हो जाएगा। ऑफर इज रिवोक्ड ऑन 3rd Jan एज द रेवोकेशन लेटर इज रिसीव्ड बिफोर द ऑफर सेम। अब यहाँ पे दूसरा केस ये है कि 2nd Jan को उसने रेवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर भेजा बी को, ठीक है, जो रिसीव हुआ 5 तारीख को। अब 4 तारीख को तो उसको पहले ही रिसीव हो चुका था ऑफर का लेटर, तो और ये 5 तारीख को उसका रेवोकेशन ऑफ ऑफर का लेट पहुंचा है, तो ये ऑफर 5 तारीख को भी रिवोक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे उसने अभी तक अपनी एक्सेप्टेंस नहीं भेजी है, अभी तक उसने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं भेजी है प्रॉमिसर को, इसलिए ये ऑफर रिवोक हो सकता है 5 तारीख को, ठीक है। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं भेज देता उससे पहले पहले ऑफर रिवोक कर सकता है। अब थर्ड केस देखो, ये 2 तारीख है और ये 7 तारीख, उसने अपनी एक्सेप्टेंस 6 को भेज दी थी, देखो उसने अपनी एक्सेप्टेंस 6 को भेज दी थी, ठीक है, और यहाँ पे अब उसके पास लेटर रिसीव होता है 7 जन को, यानी कि वो पहले ही अपनी एक्सेप्टेंस भेज चुका है, उसके बाद में उसको रेवोकेशन ऑफर वाला लेटर मिला है, तो इसका मतलब अब लेटर रिवोक नहीं हो सकता क्योंकि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भी दे चुकी है। लेटर ऑफ रिवोक्ड इज नॉट वैलिड सिंस एक्सेप्टेंस बाय बी was already posted on 6। मैंने बताया था ना कि जब बी एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑफर को तो ए बाउंड हो जाता है उसी समय, उसके बाद में ए बैक ऑफ नहीं कर सकता उस ऑफर से, तो इसलिए वो रिवोक नहीं माना जाएगा, ठीक है। Communication of revocation of offer must be made anytime before communication of its acceptance is complete as against proposal, ठीक है। कभी भी रिवोक कर भेज सकता है, पर वो होना चाहिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले, ठीक है। बिफोर लेटर ऑफ ऑफर इज रिसीव्ड बाय ऑफरी, वैलिड रेवोकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाएगा? जब वो ऑफरी को पहले रिसीव हो जाए, आफ्टर द लेटर ऑफ ऑफर रिसीव्ड बाय ऑफरी बट बिफोर एक्सेप्टेंस। सिंपल लैंग्वेज में ये रट लो कि एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले अगर रेवोकेशन का उनके पास लेटर आ जाता है तो वो रिवोक माना जा सकता है, ठीक है। इनवैलिड तब होगा जब वो एक्सेप्टेंस होने के बाद में माना जाए। अब अपन रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को समझते हैं, ठीक है। ए बी पार्टी है, अब एक्सेप्टेंस उसने 6 तारीख को दे दी थी अपने, ठीक है, और उसके पास पहुंची कब थी एक बार देखते हैं। उसके पास 10 तारीख को पहुंची थी एक्सेप्टेंस की, उसके पास यहाँ पे 10 तारीख को पहुंची थी एक्सेप्टेंस की, तो वो 8 तारीख को ही अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करने का लेटर भेज देती है और वो 9 तारीख को मिल जाता है उसको, यानी कि एक्सेप्टेंस का लेटर उसको उससे पहले उसको रिवोकेशन का लेटर मिल जाता है, तो ये वैलिड रिवोकेशन होगा। एक्सेप्टेंस इज रिवोक्ड एंड नॉट बाइंडिंग सिंस नो कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड, ठीक है, सिंपल है। केस 2 के अंदर क्या होता है, ये 8 तारीख को लेटर भेजती है, दी 8 तारीख को रेवोकेशन का लेटर भेजता है, उसको 11 तारीख को रिवोक होता है, पर उससे पहले ही 10 तारीख को उसको एक्सेप्टेंस का लेटर मिल जाता है, यानी कि बी बाउंड हो गया, जब इसके ए के नॉलेज में आ गया एक्सेप्टेंस का तो वो बी बाउंड हो जाता है उस समय, तो इससे ये रेवोकेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस का लेटर पहले आ गया और बी उस समय बाउंड हो चुका था, तो वो रिवोक नहीं कर सकता, वो बैक ऑफ नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिवोक्ड एज इट इज बाइंडिंग सिंस कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड ऑन 10th Jan. It can be revoked at any time before communication of acceptance is complete against accept. Simple. Section 4. Communication when complete. Communication कब complete हो जाती है? Communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाती है? एज अगेंस्ट प्रपोजल, ठीक है, व्हेन इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जब वो लेटर डिस्पैच कर दे एक्सेप्टेंस का, तो प्रपोजल के लिए वो बाउंड हो जाता है, ठीक है।
और आउट फॉर द एक्सेप्टर, ठीक है। और एक्सेप्टर कब बाउंड हो जाता है, जब वो नॉलेज में आ जाता है प्रपोजल के। सेम ऐसा ही रेवोकेशन के साथ है, अगेंस्ट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट when it put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power to the person who make it, as against the person to whom it is made when it comes to the knowledge. Simple, जो अपन ने ऊपर फ्लो चार्ट से पढ़ा है वही लिखा है यहाँ पे। सेक्शन 5, revocation of proposal and acceptance. A proposal may be revoked at any time, कभी भी revoke हो सकता है, before communication of its acceptance is completed as against the proposal, ठीक है, but not afterward, उसके बाद में नहीं होगा revoke, ठीक है। And acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is completed as against the accept, ठीक है। सिंपल, जब तक एक्सेप्टेंस की नॉलेज में नहीं आ जाता है प्रपोजल की, उससे पहले पहले कभी भी आप एक्सेप्टेंस को रिवोक करा सकते हो। सिंपल। सेक्शन 6, रेवोकेशन कैसे दे सकते हो, कैसे कोई रिवोक कर सकता है प्रपोजल को, ठीक है। कम्युनिकेशन से, कोई नोटिस भेज दिया रेवोकेशन का, तो वो ऐसे भी कम्युनिकेट हो सकता है। लेप्स ऑफ टाइम, मतलब कोई टाइम दिया गया है कि आपको ए ने ऑफर दिया है बी को कि भैया आपको है ना 10 तारीख तक इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का टाइम है, और अगर वो नहीं करता 10 तक और वो 12 को आके बोलता है कि भैया मैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो वो रेवोक हो चुका है, वो जो ऑफर है वो रिवोक ही हो गया है, क्योंकि टाइम ही निकल गया है उसको एक्सेप्ट करने का, ठीक है। रीजनेबल टाइम, या फिर रीजनेबल टाइम भी माना जा सकता है, मतलब सिंपल सी बात है, 30 दिन 15 दिन तक कोई इंतजार करता है, कोई 2-2 साल तक थोड़ा ना इंतजार करता है। तुम 2 साल बाद आके बोलोगे कि भैया मुझे वो एक्सेप्ट करता है, नहीं, रीजनेबल टाइम गया उसका, वो ऑफर ही रिवोक हो गया, ठीक है। बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन, जैसे मान लो ए ने ऑफर दिया बी को कि भैया ए ने मतलब फ्लैट, बी ने ए से फ्लैट लिया, ठीक है। ए ने बोला कि मेंटेनेंस चार्ज एडवांस मनी दे पहले मुझे फ्लैट लेने का, तभी ये तेरा होगा। तब उसने एडवांस मनी दिया ही नहीं, मतलब कंडीशन थी कि एडवांस मनी देगा तभी वो ऑफर माना जाएगा, तभी उससे देगा, तो उसने एडवांस मनी कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करा, तो वो अपने आप ही ऑफर रिवोक हो गया। बाय डेथ, अगर किसी की डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो गई तो वो अपने आप ही रिवोक हो जाएगा, बी की डेथ हो गई तो वो अपने आप ही रिवोक हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मतलब एब्सोल्यूट, मतलब कंप्लीट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा पर मैं ऑफर मतलब फ्लैट का किराया दे दूंगा, नहीं, दोनों चीज आपको लेनी ही पड़ेगी, तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। विदाउट एनी अल्टरेशन के ही होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, आप उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो ऑफर के अंदर और फिर एक्सेप्ट कर लो, नहीं, ये भी नहीं माना जाएगा, अनक्वालिफाइड, ठीक है। बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर, मतलब कोई भी मैनर होना चाहिए, क्या तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, या उसने बोला मेंटेनेंस दो, तो वो मेंटेनेंस देने के बाद वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी कि एक्सेप्ट कर लिया इसने, ये लिखा हुआ है। इफ अ प्रपोजल प्रिस्क्राइब manner in which the acceptance is not made in such manner that the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, ठीक है। essential of acceptance should be communicated to the offerer, ठीक है, communicate होनी चाहिए ऑफरर को, ठीक है। तुमने एक्सेप्ट कर लिया, उसको पता ही नहीं है कि मेरा ऑफर भी एक्सेप्ट हो चुका है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, अभी अपन ने पढ़ा है। शुड बी प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड में होनी चाहिए, तो उसने बोला है कि ऐसे ही आपको मेंटेनेंस देना ही होगा, या फिर जिस मोड में वो बोलता है लेटर के मोड में वो एक्सेप्टेंस मानता है तो लेटर ही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। शुड बी गिवन, अगर मान लो ऑफर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा और आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो पागल हो गए यार आप, ठीक है। ऑफर एग्जिस्ट होना चाहिए जब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ठीक है। और पहले ऑफर मिलना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऑफर मिला नहीं उससे पहले कूद के उसको एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ भाई मैं खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, नहीं, पहले ऑफर आना चाहिए कि मैं ये चीज बेच रहा हूँ, कोई लेना चाहता है क्या,
फिर ही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि हाँ यार वो बेचना चाह रहा होगा, चलो मैं उसको पहले ही जाके पक्की कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। Once an offer is rejected, it can be accepted only if returned. मतलब ऑफर कैंसिल हो चुका है, रिवोक हो चुका है, ठीक है, रिजेक्ट चुका है। बट अगर मान लो वो ऑफर फिर से उसको लाना चाहे, तो भी एक्सेप्टेंस मानी जा सकती है, ठीक है। Acceptance by performing condition receiving consideration. Performance of the condition of proposal or acceptance of any consideration or for a reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal. अगर आप कोई भी कंडीशन को फुलफिल कर देते हो, उसको परफॉर्म कर देते हो, तो एक्सेप्टेंस मानी जाती है, ठीक है। ये लिखा है, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered the proposal is an acceptance to the proposal. ये ही कहा गया है, ठीक है। promise can be expressed or implied, ठीक है। एक्सप्रेस हो सकती है और इम्प्लाइड हो सकती है, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस of any promises made in words, the promise is said to be expressed. In so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. Promise, express or implied, दोनों हो सकती है. So yeah, that it was for today. We have completed one chapter. So I hope you understand. And if you have any doubts, please comment down below. I will try to answer each and every comment. So yeah, thank you for watching. And if you have, if you think that there is any problem in this topic, you can just comment. I will make a short video on that. So yeah, thank you for watching. And if you want these notes, so you can comment down below. I will provide this in the description box. So thank you for watching. Thank you. Bye bye. See you. Tata. Bye bye.